स्वागत है सर्वोदय क्लासेज के YouTube चैनल पर। मैं हूं विके शर्मा। तो कल विद्यार्थियों ने क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कल हम चर्चा कर रहे थे। तो कल हमने पढ़ी थी विधायी शक्तियां। समझ में आया होगा, उम्मीद करूं। तो आज हम देखिए आगे क्या पढ़ रहे हैं। विधायी शक्तियों के बाद राष्ट्रपति की हम जो शक्तियां पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, इसमें अगली शक्ति में बता रहा हूं आपको, राष्ट्रपति के कार्य पढ़ रहे थे। और राष्ट्रपति के कार्यों में दूसरा जो हम कार्य रख रहे हैं आज, वो है कार्यपालिका संबंधी कार्य। कार्यपालिका संबंधी कार्य। कार्यपालिका का अर्थ होता है जो एक शक्ति, जो एक इकाई कानून को लागू करने का काम करती है, उस संगठन को हम कार्यपालिका कहेंगे। और देश में कानून लागू करने का काम मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, केंद्र में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, और राज्यों में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद करती है। तो कार्यपालिका वैसे दो प्रकार की होती है विद्यार्थियों, ध्यान रखना। एक अस्थायी होती है, अर्थात जिनका चुनाव हर 5 साल बाद होता हो। एक स्थायी कार्यपालिका होती है जिसमें आता है ब्यूरोक्रेट, नौकरशाही, अर्थात आईएएस अफसर है, आरएएस अफसर है, ये सभी कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। ठीक है। तो कार्यपालिका संबंधी कामों में राष्ट्रपति क्या क्या काम करते हैं, तो वो इसमें आप इतना सा याद रखिए, कार्यपालिका संबंधी कामों में राष्ट्रपति करेंगे नियुक्तियां। और नियुक्तियों में किस किस की नियुक्तियां करेंगे? देखो, सबसे पहले प्रधानमंत्री, उसके सभी मंत्री, इन सब की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। सबसे पहला पॉइंट, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। दूसरे पॉइंट पर रख देता हूं मैं, सर्वोच्च न्यायालय के सभी जज, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होंगे। हाई कोर्ट के सभी जज, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का केग, सभी राज्यों में राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। देखिए आगे और देखते हैं किस किस की नियुक्ति कर रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं विद्यार्थियों यूपीएससी के अध्यक्ष और उसके सभी सदस्यों की। इसी तरह से सभी प्रकार के आयोग रख दीजिए आप इसमें। देखो आयोग, अगर मैं आयोग को 2 भागों में डिवाइड कर दूं, संवैधानिक आयोग, तो जितने भी संवैधानिक जो आयोग हैं विद्यार्थियों, जैसे हम रखते हैं इनमें आयोगों में कौन कौन से आयोग आ रहे हैं। देखिए, संवैधानिक आयोगों में मैं रख रहा हूं आपका वित्त आयोग। वित्त आयोग की नियुक्ति करेंगे। साथ ही निर्वाचन आयोग, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भाषा आयोग, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी, ये आयोग भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनको मैं रख रहा हूं संवैधानिक आयोग की श्रेणी में। और कुछ अन्य ऐसे आयोग भी होते हैं जो गैर संवैधानिक है, फिर भी नियुक्तियां राष्ट्रपति करेंगे। जैसे एक याद रखना, नीति आयोग में राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी आयोग है जिन्हें हम सांविधिक आयोग कहते हैं, अर्थात उनका गठन संसद के द्वारा किया गया है। जैसे अगर हम रखते हैं महिला आयोग, भारत का सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, ये जो आयोग हैं, इनकी नियुक्तियां भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से हम एक मोटा मोटा समझ सकते हैं कि कार्यपालिका संबंधी कामों में राष्ट्रपति क्या करते हैं, हम कहेंगे नियुक्तियां करते हैं। ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, तो तीसरे काम की ओर चलेंगे जो राष्ट्रपति की न्यायिक कार्यों में रखा जा रहा है। तो न्यायिक कार्यों में देखिए राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं। तीसरा काम हम रख रहे हैं न्यायिक कार्य। अर्थात राष्ट्रपति न्याय से संबंधित क्या काम करते हैं। तो पहला काम तो यहां आप ये याद रख लो, जिसे हमने पहले लिखा
जजों की नियुक्ति। ठीक है, तो ये तो हुआ न्यायिक कार्य में पहला काम। दूसरा, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं न्यायिक कार्य में? अनुच्छेद 72 का उपयोग करते हैं। और ये राष्ट्रपति की एक शक्ति है जिसमें वो किसी भी न्यायालय से सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को, किसी भी न्यायालय का अर्थ है चाहे भले सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे भले कोई हाई कोर्ट हो, चाहे भले सेना न्यायालय हो, आर्मी के जो न्यायालय होते हैं उनसे भी अगर किसी व्यक्ति को सजा मिली है तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति की सजा को विद्यार्थियों क्या क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है, अर्थात पूर्ण रूप से माफ कर सकता है, चाहे भले उसने कितना ही बड़ा अपराध क्यों ना किया हो। मान लीजिए उसे मृत्युदंड भी मिला हो तो भी राष्ट्रपति उसे माफ करके घर भेज सकता है। दूसरा, क्षमा के बाद आता है लघुकरण, और लघुकरण का अर्थ होता है सजा की अवधि को कम करना। सजा की अवधि कम नहीं करेंगे, सजा का रूप बदलना, स्वरूप बदल जाता है। किसी आदमी को मान लीजिए मौत की सजा हो रखी थी, फांसी की हो रखी थी, और राष्ट्रपति चाहे तो उसे उम्र कैद में बदल सकते हैं, तो लघुकरण। इसके बाद आता है परिहार, और परिहार में क्या करते हैं राष्ट्रपति? सजा की अवधि कम कर देते हैं। 14 साल की सजा को 10 साल में बदल सकते हैं, ये शक्ति रखते हैं राष्ट्रपति, और सजा की अवधि को कम कर सकते हैं। चौथा, इसमें वो क्या कर सकते हैं? वो कर सकते हैं विराम, और ये विराम का जो शक्ति है इसका उपयोग मूल रूप से 2 प्रकार के व्यक्तियों के लिए राष्ट्रपति कर सकते हैं, और ये होते हैं तो अपंग व्यक्ति जिन्होंने कोई अपराध किया हो, या गर्भवती महिलाएं। ऐसे 2 व्यक्ति हैं जिनके लिए राष्ट्रपति जब सजा को कम करे या उसकी सजा का स्वरूप बदले तो समझ लीजिएगा कि वो विराम का लेख जारी होगा, या विराम का जो ये ऑप्शन आएगा वहां पर, तो ये मूल रूप से विकलांग लोग और गर्भवती महिला के लिए होता है। उनकी सजा को कम करने या उसके स्वरूप बदलने को लेकर ये विराम का ऑप्शन रखा गया है। और सबसे बाद में आता है विद्यार्थियों निलंबन। निलंबन का अर्थ होता है सजा को कुछ समय के लिए रोक देना, सजा को सस्पेंड कर देना कुछ समय के लिए। जैसे आज किसी व्यक्ति को मौत की सजा मिली हुई है, आज उसे फांसी देने वाले हैं, मान लीजिए सुबह 4 बजे, और उसी समय राष्ट्रपति अगर इस पे रोक लगाना चाहेंगे तो उन्हें करना पड़ेगा उसे निलंबन, कि रोक दीजिए, इसे अपनी बात और कहने दीजिए, उसे अपने और ऑप्शन का इस्तेमाल करने दीजिए। तो ये सभी आर्टिकल 72 में आते हैं। तो मुझे बताइए, क्या राष्ट्रपति जो 72 में जितनी बातें हमने पढ़ी, क्या इन पर अपने विवेक से निर्णय लेता होगा? क्या यहां राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग हो रहा है? नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी वह मुख्य रूप से गृह मंत्रालय की सलाह पर ये सब कार्य करेंगे। ठीक है, ये आते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत। इसके आगे हम रखते हैं विद्यार्थियों राष्ट्रपति की सैन्य कार्य। सेना से जुड़े हुए क्या काम राष्ट्रपति करते हैं, चलिए इन पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति के सैन्य कार्यों में सबसे पहले तो आप ये याद रखिए विद्यार्थियों कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है, देश का राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है। तो पहला तो ये याद रखो, सर्वोच्च अगर कमांडर है तो भाई देखो क्या क्या शक्तियां उपयोग करेंगे। पहली, तीनों सेनाध्यक्षों की नियुक्ति, तीनों सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। इसी के साथ आता है युद्ध की घोषणा। युद्ध की घोषणा अगर कल को करनी पड़ेंगे तो राष्ट्रपति करेंगे, और संधि की घोषणा भी अगर करेंगे तो राष्ट्रपति ही करेंगे। ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अब मैं आपको एक सवाल देने वाला विद्यार्थियों, तीनों सेनाओं के बीच अच्छे तालमेल के लिए हाल ही में सीडीएस का गठन किया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो आप लोगों को उत्तर बताना है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
किन्हें बनाया गया है? जो तीनों सेनाओं के साथ कम्युनिकेशन रखेंगे, उनके बीच अच्छा तालमेल बनाएंगे, ऐसा उनका नया काम होगा। तो सैन्य कार्यों में राष्ट्रपति के ये मुख्य कार्य आते हैं विद्यार्थीगण। इसके आगे लेते हैं सैन्य कार्यों के बाद राष्ट्रपति के आपातकालीन कार्य ले लेते हैं। आपातकालीन कार्य, आपातकालीन कार्य मुख्य रूप से 3 आर्टिकल 352, 356, 360, इन पे थोड़ी हम विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे कि ये है क्या और इनकी अवधि क्या होती है। वैसे मोस्टली बच्चे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन थोड़ा चीजों को अच्छे से खोल के पढ़ो, क्लियर करके पढ़ो। तो देखो, आपातकालीन कार्य में मुख्य रूप से राष्ट्रपति के पास विद्यार्थियों 3 अनुच्छेद वाली बात हम करने वाले हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। चलिए, 352 में आता है विद्यार्थीगण राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। अब ये किन किन परिस्थितियों में लगता है, चलिए पहले वो बता देते हैं। ये लगता है युद्ध होने पर, बाहरी आक्रमण होने पर, या फिर पहले क्या लिखा था, आंतरिक गड़बड़ी होने पर। पहले विद्यार्थियों ये शब्द लिखा हुआ था, लेकिन इस शब्द को 44वां संशोधन जो 1978 में किया गया मोरारजी देसाई की सरकार ने, इसके बाद क्या हुआ कि जो आंतरिक गड़बड़ी शब्द है, इस शब्द को हटा दिया गया। आंतरिक गड़बड़ी का तो कोई अर्थ ही नहीं है। क्या मतलब होता है आंतरिक गड़बड़ी का? क्योंकि इसके आधार पर 1975 में आपातकाल लग चुका था, और इसीलिए जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने सोचा कि सारी जो समस्या है वो इस शब्द में है, तो उन्होंने शब्द को ही हटा दिया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और यहां पर एक नया शब्द रिप्लेस किया गया, सशस्त्र क्रांति। सशस्त्र क्रांति, यानी कि अब आंतरिक गड़बड़ी नाम का कोई शब्द नहीं है। और साथ ही विद्यार्थियों में आपको एक जानकारी और दूंगा, हमारे संविधान में मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग आर्टिकल 74 में हुआ है, 74 में हुआ है, लेकिन हम बार बार शब्द पढ़ते हैं मंत्रिमंडल। तो वो जो मंत्रिमंडल शब्द है वो मूल संविधान में कहीं भी नहीं था, वो 44वां संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में शामिल हुआ, जिसमें लिखा गया कि भारत के राष्ट्रपति आपातकाल को जब भी लागू करेंगे तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करेंगे। और इस तरह से मंत्री परिषद के बजाय पहली बार मंत्रिमंडल शब्द का इस अनुच्छेद 352 में 44वें संशोधन से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हम बात करते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल के जो मुख्य मुख्य कारण यहां लिखे हुए हैं, और दूसरी इसमें एक चीज और याद रखिए कि राष्ट्रीय आपातकाल किसकी सिफारिश पर लगाएगा राष्ट्रपति, तो हम कहेंगे विद्यार्थियों मंत्रिमंडल। पहला पॉइंट, इसकी अवधि कितनी होती है, तो मैं अवधि बता रहा हूं, सिर्फ 1 माह, ओनली 1 मंथ। 1 महीना इसकी अवधि होती है। अगर इसे 1 महीने से अधिक रखना हो तो संसद का 2/3 बहुमत आवश्यक होगा, और संसद 2/3 बहुमत से इसे एक बार में 6 माह तक बढ़ा सकती है। एक बार में 6 माह तक बढ़ा सकती है। और कितनी अवधि तक बढ़ाई जा सकती है, तो विद्यार्थियों इसकी अवधि निश्चित नहीं है, ये चाहे जितने वर्षों तक बढ़ सकता है, लेकिन जरूरी यह होता है कि संसद इसे हर बार 6 महीने से रिन्यू करे या इसे बार बार बढ़ाए। संसद अगर इसे 6 महीने तक नहीं बढ़ाएंगी तो इसकी अवधि केवल 1 माह ही होगी राष्ट्रीय आपातकाल की। फिर एक सवाल बनता है कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या पूरे देश में लगना आवश्यक है? क्या ये पूरे देश में लगेगा? तो हम कहेंगे नहीं, ये पूरे देश में भी लग सकता है और देश के किसी एक भाग में भी लग सकता है। इसके बाद बात करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगा, चलिए चर्चा करते हैं। अब तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा है विद्यार्थीगण 3 बार।
और 3 बार कब कब लगा? देखिए, पहला लगा 1962 में। 1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध होता है, इस युद्ध की वजह से ये लगाया जाता है। लेकिन मैं आपको विद्यार्थियों एक बहुत अच्छा सा झटका देने वाला हूं। ऐसा झटका जो विद्यार्थी कई एक निश्चित सोच के साथ जो आगे बढ़ते हैं कि नहीं ऐसे ही हुआ होगा, उन्हें मैं बताना चाहूंगा ऐसा नहीं हुआ होगा। देखेंगे इसे। पहला भारत चीन युद्ध के समय लगा। दूसरा 1971 में भारत पाक युद्ध के समय, भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, बांग्लादेश का उदय होता है। और तीसरी बार लगा 1975 में, और उस समय इंदिरा गांधी ने इसे आंतरिक गड़बड़ी का नाम देके लगवाया था। 25 जून को आधी रात को देश में इमरजेंसी लागू की गई थी। तो कई विद्यार्थी ऐसे सोचते हैं कि शायद 2 बार युद्ध हो गए, और मैंने भी पहले लिखा भी था कि युद्ध होने पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। याद रखिए, ये भारत में अब तक 3 बार लगा है, और तीनों ही बार में युद्ध इसका कोई कारण नहीं है। पहले जो 2 रीजन है उसे हम कहेंगे बाहरी आक्रमण। ध्यान दीजिएगा, भारत ने युद्ध नहीं घोषित किया था। युद्ध की वजह से आपातकाल एक बार भी नहीं लगा देश में, क्योंकि चाइना ने आक्रमण किया बाहर से। तो सीधी बात है कि जब हमारे कोई घर में घुसेगा तो हम उसका प्रतिकार तो करेंगे ही ना। तो युद्ध हो गया तो अलग बात है। इसी तरह से पाकिस्तान ने जब हमला किया तो हम उसका विरोध करेंगे। तो ये दोनों बार जो लगा है वो बाहरी आक्रमण की वजह से और एक बार आंतरिक गड़बड़ी की वजह से। तो अगर मैं पूछूं सीधा सीधा सवाल कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार युद्ध की वजह से लगा, तो उत्तर होगा 0। एक बार भी राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध के कारण नहीं लगा है। फिर बात करते हैं विद्यार्थियों। कुछ विद्यार्थी से सोच रहे हैं कि भाई 1965 में भी तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो याद रखेंगे आप विद्यार्थीगण कि 1965 के भारत पाक युद्ध के समय राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल ऑलरेडी लगा था, ऑलरेडी लगा हुआ था। ये जो चीन वाला जो 62 वाला युद्ध हुआ था उसके आगे 68 तक चलता रहा। इसलिए दोबारा भारत पाकिस्तान 1965 में जो वार होता है, इस वार के समय आपातकाल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। अब जब आपातकाल लगता है तो होता क्या है, थोड़ा वो भी समझ लेते हैं। जब आपातकाल देश में लगता है विद्यार्थियों, तो क्या होता है? नागरिकों के मौलिक अधिकार अर्थात मूल अधिकार जो हैं, ये क्या हो जाते हैं विद्यार्थीगण? निलंबित हो जाते हैं। समाप्त नहीं, निलंबित हो जाते हैं। और निलंबित किस अनुच्छेद से होते हैं? सबसे पहले देखो 358 लागू होता है, और जैसे अनुच्छेद 352 की घोषणा होती है, अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 की सभी स्वतंत्रताएं समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 19 की सभी स्वतंत्रताएं जो हमने पहले पढ़ी थी, बोलने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, बहुत सारी है। राष्ट्रपति चाहेंगे कि बाकी जो अधिकार है उनको भी निलंबित करें, तब उन्हें 359 का उपयोग करना पड़ेगा। और आर्टिकल 359 का जो उपयोग करेंगे तो शेष जो हमारे अधिकार बच जाते हैं, शिक्षा, संस्कृति, संवैधानिक उपचार, शेष जितने भी अधिकार जो बच गए पीछे वाले, वो सारे के सारे अधिकार 359 के द्वारा समाप्त किए जाएंगे। लेकिन याद रखेंगे, आपातकाल के दौरान हमारे पास 2 अधिकार फिर भी हमेशा बचे रहेंगे, एक अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। ये 2 अधिकार हमारे पास सुरक्षित रहेंगे। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि में जो हमने पढ़ा था, दोष की सिद्धि के लिए संरक्षण जो देता है संविधान, और अनुच्छेद 21 में आती है दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये 2 अधिकार शेष रहते हैं, बाकी सारे अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं जब तक देश में आपातकाल लगा होता है। ठीक है, इसके आगे लेता हूं विद्यार्थीगण अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 इसके अंतर्गत आता है राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन कहां लगते हैं? राज्यों में लगते हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अब देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने की जो शर्तें होती है वो हमने पहले भी चर्चाएं की है, आगे और चर्चा करेंगे। जब किसी राज्य की सरकार अस्थिर हो, जैसे महाराष्ट्र में चला था कई दिन तक ड्रामा, तो ऐसी कंडीशन में वहां जो राज्य में राज्यपाल होते हैं वो क्या करते हैं? देखिए, याद रखना, राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सिफारिश पे लागू होता है।
राज्यपाल सिफारिश करते हैं कि इस राज्य में जो संवैधानिक ढांचा है वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए इस राज्य को केंद्र सरकार अपने हाथ में ले ले। और केंद्र सरकार अपने हाथ में कैसे लेगी? राष्ट्रपति शासन के माध्यम से लेगी। तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति इसे लागू करते हैं। उसकी अवधि होती है विद्यार्थीगण अधिकतम, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि होती है 2 माह। कब तक? जब तक संसद अनुमोदन ना कर दे। और संसद अगर अनुमोदन करेगी तो एक बार में इसे बढ़ा सकती है 6 माह तक। 6 माह तक क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। और कितने वर्ष तक बढ़ा सकती है? अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ा सकती है। अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ा सकती है। ये जो अवधि 2 माह मैंने लिखी है विद्यार्थीगण, ये संसद की अनुमति के बिना इसकी अवधि होती है सिर्फ 2 महीने। और संसद इसे एक बार में 6 माह और अधिकतम 3 साल तक बढ़ा सकती है। और फिर मैं बात करूं, क्या राष्ट्रपति शासन को किसी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? क्या ये न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है? तो सवाल होगा, उत्तर होगा सवाल का यस। किसी भी राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है, अर्थात ये कोर्ट जाने योग्य है। और भारत में जो सबसे पहला राष्ट्रपति शासन देश में लगाया गया था, वो लगाया गया था विद्यार्थियों 1951 में पंजाब में। पंजाब में पहला राष्ट्रपति शासन लगा था देश का। और सबसे अधिक बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो राज्य है, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है विद्यार्थीगण यूपी में। और यूपी में लगा अब तक 10 बार। राजस्थान में कितने बार लगा? 4 बार। फेसबुक पेज पे जाना मेरे, और वहां आप देखेंगे राजस्थान से जुड़े हुए मैंने 5-7 वीडियो डाले थे, उनमें राजस्थान के राष्ट्रपति शासन को अच्छे से बताया गया है। तो ये अनुच्छेद 356 आता है। 356 के आगे चलेंगे तो विद्यार्थियों आ जाएगा 360। और 360 में आता है विद्यार्थीगण वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 ये होता है वित्तीय आपातकाल। तो सबसे पहले तो देखो, इसकी घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। और किसकी सिफारिश पर करेंगे? तो हम कहेंगे मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर वित्तीय आपातकाल घोषित होता है। और इसकी अधिकतम अवधि होती है 2 माह। इसे फिर संसद अगर बढ़ाना चाहेगी तो फिर वही बात है, हर बार में 6 माह तक बढ़ा सकती है। और इसकी भी कोई एक फिक्स लिमिट नहीं होती है, अनिश्चित काल तक ये भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि देश में आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो जितने भी सरकारी खर्चे होते हैं उन्हें खत्म कर दिया जाता है, यानी कम कर दिया जाता है। जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका वेतन नहीं भी दिया जा सकता है। गैर जरूरी कामों में या जो योजनाएं उनको रोक दिया जाता है, क्योंकि देश में पैसों की कमी चल रही होती है। जैसे अभी कोरोना संकट आ रहा है, और आप सबको पता होना चाहिए कि संसद के जितने भी सदस्य उनका 30% वेतन कम कर दिया गया, जिसमें राष्ट्रपति तक का 30% वेतन इस बार कम किया गया है। लेकिन याद ये भी रखेंगे साथ में कि यह वित्तीय आपातकाल नहीं है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा देश में एक बार भी नहीं की गई है। तो यह आपातकालीन कार्य करते हैं राष्ट्रपति। इसके अलावा एक छठा कार्य हम राष्ट्रपति का और रखेंगे विद्यार्थीगण, और यह कार्य है राजनयिक कार्य। राजनयिक कार्य का अर्थ है विदेशों के साथ जो देश के संबंध होते हैं राजनयिक, उनमें राष्ट्रपति क्या करते हैं? एक तो विदेशों में अपने भारत के राजदूतों की तो नियुक्ति होती है। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति ये राष्ट्रपति की हस्ताक्षर से की जाएगी। और जो विदेशी राजदूत देश में आएंगे, हमारे देश में जितने भी देशों के साथ हमारे मित्रवत व्यवहार हैं, उन विदेशी राजदूतों के प्रमाण पत्र ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति विदेशों के साथ होने वाली कोई भी संधि, कोई भी समझौता, ये भारत के राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाता है। अर्थात यहां प्रधानमंत्री के नाम पर कुछ नहीं होता है। जो कुछ भी होता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए विद्यार्थीगण हमारे राष्ट्रपति के कार्य।
अब मैं आपको बता दूं भारत में अब तक कुल कितने राष्ट्रपति बने और उनमें से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों की हम चर्चा करना चाहेंगे। तो चलिए मैं बता रहा हूं आज आपको भारत के राष्ट्रपति, और इनमें से हमारे लिए काफी अच्छे सवाल बनते भी हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, और याद ये रखना है कि कुल 3 बार इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। 3 बार शपथ ग्रहण की। ये कब कब रहे देखो, 24 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1952 तक एक तरह से मनोनीत राष्ट्रपति थे, क्योंकि निर्वाचन तो हुआ ही नहीं था। फिर 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक, यानी कि यहां ये 2 बार कार्यकाल के लिए निर्वाचित होते हैं, यानी कि 2 बार निर्वाचित होते हैं। और ध्यान दीजिएगा दोनों बार ही इनके सामने प्रतिद्वंदी थे, यानी कि ये निर्दलीय बोलते हैं निर्विरोध चुनाव नहीं जीते हैं। तो पहली बार इनके सामने केटी शाह थे। केटी शाह वही जिन्होंने कहा था अपने नीति निर्देशक तत्वों को कि एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक पर निर्भर करता है। उन्होंने ही राजेंद्र प्रसाद के सामने पहला चुनाव लड़ा था राष्ट्रपति का। तो ये कुल 3 बार राष्ट्रपति के पद पर काम करते हैं और सबसे लंबी अवधि के लिए काम करते हैं। इन्होंने 1950 से लेकर 1962 तक लगभग 12.5 साल तक देश में ये राष्ट्रपति रहे हैं। तो पहले राष्ट्रपति हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति आते हैं विद्यार्थीगण, इनका नाम है एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन एक दार्शनिक भी थे। इनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहते हैं, और राष्ट्रपति बनने से पहले ही इन्हें मिल गया था 1954 में भारत रत्न। ये भी एक सवाल पूछा गया था। भारत के वो राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने से पहले ही ले चुके होते हैं भारत रत्न। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो इकलौते नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न ले चुके थे, लेकिन पहले नंबर पे जो आएंगे वो एस राधाकृष्णन होंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे राष्ट्रपति बनाए गए जाकिर हुसैन। तो नाम से पता चलता है कि वो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल देखो जहां समाप्त होता है वहीं से शुरू करते हैं। 13 मई 1967 से शुरू होगा और इन्होंने 3 मई 1967 तक काम किया, 69 तक काम किया। तो नोट कीजिएगा 67 से 69, इसका सीधा अर्थ है कि ये पूरे 5 साल अपने पद पर नहीं है। और नहीं होने का कारण ये था कि ये 3 मई 1969 को इनकी पद पर ही हो जाती है मृत्यु। तो पद पे मृत्यु को प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति हो गए हैं जाकिर हुसैन, और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी हो गए हैं जाकिर हुसैन। तो आप सब जानते हैं कि जब राष्ट्रपति पद पे समाप्त हो जाते हैं या पद से इस्तीफा दे देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उपराष्ट्रपति पद पे आते हैं। तो देखिए मैं यहां स्टार लगा रहा हूं। इस स्टार का अर्थ है कार्यवाहक, यानी कि मैं इनको काउंटिंग में नहीं रखूंगा। तो जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी तो उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, वरा है वेंकट गिरी। तो जैसे इनकी मृत्यु होती है वो पद संभाल लेते हैं 3 मई को। 3 मई से लेकर 20 जुलाई 1969। फिर 20 जुलाई 1969 को उन्होंने क्या किया, वो उपराष्ट्रपति थे तो उनको राष्ट्रपति बनने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब देखो देश में एक संकट आ गया। जाकिर हुसैन मर चुके हैं, उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे चुके हैं। तो जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही पद पर नहीं होते हैं विद्यार्थियों, तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करते हैं, सबको पता है कौन करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखो मैं स्टार लगा रहा हूं, इनका नाम है एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला। तो जब वीवी गिरी चले गए पद छोड़कर, तो इनको भी मैंने स्टार दिया है क्योंकि ये आए हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में
24 अगस्त 1969 तक इन्होंने अपने पद पे काम किया, लगभग 1 महीना 4 दिन तक काम किया। लेकिन अहमद हिदायतुल्लाह उस समय देश के चीफ जस्टिस थे। तो क्या ऐसा, कई बार जैसे हम पढ़ते हैं, तो क्या ऐसा कभी हुआ? तो हम कहेंगे हाँ, ऐसा देश में हो चुका है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है और उनकी जगह मुख्य न्यायाधीश काम कर रहे हैं। अब क्या होता है कि वीवी गिरी जो इस्तीफा देके चले गए थे, वो 24 अगस्त को वापस आ गए हैं, अर्थात वो निर्वाचित हो चुके हैं राष्ट्रपति के पद पर। इसलिए उन्हें हम नंबर देंगे विद्यार्थियों 4। तो देश के चौथे राष्ट्रपति कौन बनेंगे? अब देश के चौथे राष्ट्रपति बन गए वीवी गिरी, वो परमानेंट होके आ गए। और वीवी गिरी जो है 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक, यानी पूरे 5 वर्ष काम कर रहे हैं। तो वीवी गिरी के बारे में आपको एक चीज जाननी होगी विद्यार्थियों, और वो ये कि वीवी गिरी भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति थे, जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्हें जो पहली वरीयता होती है मतगणना में, उसमें बहुमत नहीं मिला था। इसलिए इनके लिए दूसरे चक्र की मतगणना करवानी पड़ी। भारत के वो राष्ट्रपति जिन्हें दूसरे चक्र की मतगणना द्वारा निर्वाचित किया गया था, वो थे वीवी गिरी। इसको ऐसे भी याद रख लो कि वीवी 2 बार आ रहा है, शायद इसीलिए उनको दूसरा चक्कर लेना पड़ा। याद रखने का तरीका है। तो वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति। अब 5वें राष्ट्रपति आ रहे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद यानी कि आगे दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, जो जहां से पद छोड़ेगा वहीं से ग्रहण करेगा। तो 24 अगस्त 1974 से फिर देखिए विद्यार्थियों गड़बड़ हो गई 1977, पूरे 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाए। इसका सीधा अर्थ है कि इनकी क्या हो गई है? पद पर मृत्यु। चलो भाई, ये भी देखो मुस्लिम राष्ट्रपति हैं और इनकी भी पद पे मृत्यु। इसका मतलब 2 मुस्लिम राष्ट्रपति बने, जैसे 3 बने, शुरू में 2 बने और दोनों ही अपने पद पे मर गए। तीसरे एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो भी मुस्लिम राष्ट्रपति थे, लेकिन उनकी पद पे मृत्यु नहीं हुई थी। तो फिर वही बात हो गई। अब आप बताइए कि जब फखरुद्दीन अली अहमद की पद पे मृत्यु हो गई है, तो कौन काम करेंगे पद पर? आप कहोगे उपराष्ट्रपति करेंगे। तो उपराष्ट्रपति अगर करेंगे तो उनको तो स्टार ही देना पड़ेगा, कार्यवाही रखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार दे दिया बीडी जत्ती को। इसके बाद बीडी जत्ती जो उपराष्ट्रपति थे, वो तब तक कार्यभार संभालेंगे जब तक नए राष्ट्रपति निर्वाचित होकर नहीं आ जाते हैं। तो 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। इसके बाद क्या होता है? नए राष्ट्रपति आएंगे 6 नंबर के, और 6 नंबर के राष्ट्रपति पद ग्रहण करेंगे 25 जुलाई को। और याद रखिए विद्यार्थियों, अभी भी राष्ट्रपति 25 जुलाई को पद ग्रहण कर रहे हैं। इसका रीजन ये हुआ कि इसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद और बीडी जत्ती के इस घटनाक्रम के बाद ना कोई राष्ट्रपति पद पे मरा, ना किसी राष्ट्रपति ने पद से इस्तीफा दिया। तो ये तारीख उसी हिसाब से आगे बढ़ रही है। तो देखेंगे 6ठे नंबर पर फखरुद्दीन अली अहमद चले गए हैं और उनकी जगह आ गए हैं विद्यार्थियों नीलम संजीव रेड्डी। कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं इनके नाम को लेकर, उनको लगता है ये महिला है, नहीं, ये पुरुष है। और ये 25 जुलाई 1977 से काम करना शुरू करेंगे और 25 जुलाई 1982 तक कार्य करेंगे। इसका अर्थ है कि पूरे 5 साल तक राष्ट्रपति हैं। नीलम संजीव रेड्डी से जुड़ी 2 मुख्य बातें याद रखेंगे। एक तो ये निर्विरोध राष्ट्रपति बने हैं। देखो मस्त किस्सा भी है इनके साथ में। नीलम संजीव रेड्डी से पहले वीवी गिरी राष्ट्रपति बने थे, और आपको पता होना चाहिए वीवी गिरी ने किसको हराया था? नीलम संजीव रेड्डी को हराया था। इसका अर्थ है ये पहला चुनाव हार चुके थे, और जब इन्होंने दोबारा आए तो इनको निर्विरोध राष्ट्रपति बनाया गया है। भारत का एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति जिनका नाम नीलम संजीव रेड्डी। अब भाई जब इनका नाम ही नीचे शुरू हो रहा है तो निर्विरोध तो होना ही है। निर्विरोध नीलम संजीव रेड्डी। तो एक तो निर्विरोध और एक सबसे कम आयु में राष्ट्रपति बने। जब इन राष्ट्रपति बने तब इनकी आयु 64 वर्ष थी। ये भारत के सबसे कम आयु के राष्ट्रपति बनते हैं। तो अब मैं आपके लिए छोड़ देता हूं एक सवाल।
अगर ये सबसे कम आयु के राष्ट्रपति हैं तो सबसे अधिक आयु के राष्ट्रपति कौन बने हैं, आप मुझे उत्तर दीजिएगा। तो चलिए, नीलम संजीव रेड्डी पूरे 5 साल काम करेंगे। अब आ रहे हैं इनके बाद में विद्यार्थियों 7वें नंबर के राष्ट्रपति, और 7वें नंबर के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है ज्ञानी जेल सिंह। देखिए, नाम तो ज्ञानी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इनका पहले मैं कार्यकाल लिख देता हूं, 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987। लेकिन ये भारत के सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति थे। तो इसका अर्थ ये नहीं हो जाता है कि वो कम पढ़े लिखे थे तो ज्ञान कम होगा, नहीं, वो बहुत सी भाषाओं के और बहुत अच्छे ज्ञानी थे। विद्यार्थियों, पढ़ाई का एक महत्व होता है, लेकिन याद रखिए प्रैक्टिकल जीवन में कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पढ़े लिखे लोगों से आगे जा सकता है। इस चक्कर में पढ़ाई मत छोड़ देना। हाँ, तुम्हें तो पढ़ना है, तुम्हारा तरीका ही अलग होगा आगे बढ़ने का। तो ज्ञानी जेल सिंह जी हो गए सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति। इन्होंने किया था जेबी विट्टो का प्रयोग, जैसा हमने कल बात की थी, जेबी विट्टो। फिर आते हैं ज्ञानी जेल सिंह के बाद आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन, जिनका कार्यकाल देखो कहां से शुरू करूं मैं, 87 से 25 जुलाई 1987 से बराबर 5 साल चलेगा 25 जुलाई 1992 तक। आर वेंकट रमन 7वें 8वें राष्ट्रपति। इसके बाद देखिए 9वें राष्ट्रपति कौन बनेंगे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, मैं इनकी तारीख नहीं लगा रहा हूं, सीधा सा डेट सन ही लगा रहा हूं, क्योंकि ये 25 जुलाई ही रहेगी, 92 से 97। फिर आ जाते हैं विद्यार्थियों डॉक्टर के.आर. नारायण, जो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, और इनका कार्यकाल 97 से 2002 तक रहेगा। इसके आगे आते हैं विद्यार्थियों भारत के सबसे पॉपुलर राष्ट्रपति, जिनका नाम हर व्यक्ति सम्मान के साथ लेता है, और मैं दावे के साथ कह दूं इस पूरे भारत में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो एपीजे अब्दुल कलाम को फॉलो ना करता हो, जो उन्हें इग्नोर करता हो, जो उनकी हंसी उड़ाता हो। जैसे बाकी राजनेताओं के बारे में हम अलग अलग विचार रखते हैं, चाहे कोई कितना भी अच्छा काम कर रहा हो, उसके अगेंस्ट उसका आलोचक आपको जरूर मिलेगा। एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसका कोई आलोचक नहीं मिलेगा आपको पूरे भारत में, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, या किसी भी पार्टी का हो। भारत के सबसे चर्चित राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, और एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन 15 अक्टूबर किस रूप में मनाया जाता है, उत्तर दीजिएगा। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से लेकर 2007 तक देश के राष्ट्रपति रहते हैं। इसके बाद 12वें राष्ट्रपति के रूप में आती हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में यहां पद ग्रहण करेंगी 2007 से लेकर 2012 तक। इसके बाद आ जाते हैं विद्यार्थियों 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जो काम करेंगे 2012 से लेकर 2017 तक। और वर्तमान में हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं विद्यार्थियों, आप सब जानते हो रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, और इन्होंने 2017 को 25 जुलाई को पद ग्रहण किया था, और इनका कार्यकाल 2022 तक रहेगा। 2022 में देश को नए राष्ट्रपति मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, तो इन सभी राष्ट्रपतियों से जुड़ी हुई कुछ अन्य बातें मैं आपको बता दूं। देखिए, पहली बात, हमने पढ़े 14 राष्ट्रपति। इनमें से कितने राष्ट्रपति ऐसे थे जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं? तो देखिए, इनके नाम में लिख देता हूं। पहले थे एस राधाकृष्णन, दूसरे थे जाकिर हुसैन, तीसरे थे वीवी गिरी,
चौथे थे आर वेंकटरमन, पांचवें शंकर दयाल शर्मा, और छठे हो जाते हैं के आर नारायणन। इसका अर्थ है 6 उपराष्ट्रपति ऐसे थे जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने हैं। पहला तो ये सवाल। फिर एक सवाल इसमें और बना दूं, कितने राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित थे? तो चलिए, कितने राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित हैं? तो भारत रत्न प्राप्त करता राष्ट्रपतियों में पहले आएंगे, क्रम से आप ले लीजिए, 1 2 3 4। देखो, राजेंद्र प्रसाद पहले वाले, दूसरे राधाकृष्णन, ये भारत रत्न से सम्मानित हैं। तीसरे जाकिर हुसैन, ये कंटिन्यू चल रहे हैं, 1 2 3, और चौथे बीबी गिरी। तो पहले वाले 4 को कंटिन्यू को मिलेगा भारत रत्न। और इसके बाद 5वें नंबर पे आएंगे एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ही मिल गया था, क्योंकि वो देश के मिसाइल मैन के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके एक महान वैज्ञानिक थे। अगर एपीजे अब्दुल कलाम देश के मिसाइल मैन है, तो देश की मिसाइल वुमेन कौन है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा और दीजिएगा, जुड़िएगा, बड़ा मजा आएगा। फिर 6ठे नंबर पे आ जाते हैं विद्यार्थीगण प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी को हाल ही में यानी कि 2018 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था, इनके रिटायरमेंट होने के बाद में। तो इस तरह से भारत के 6 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो भारत रत्न प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ मुद्दे। कल हम कुछ नया पढ़ेंगे। कल हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा को बहुत अच्छे से दोनों को डिवाइड करके कंपैरिजन करते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। 100 वाट का प्रकाश डालेंगे पूरा पूरा। धन्यवाद।